और सीधे रुख करेंगे जापान के टोक्यो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर नहीं होने के कारण आधे लोगों को हमें निराश करना पड़ा है। ये इस बात का संकेत है कि अब जैसे भारत लुक ईस्ट पॉलिसी लेकर के चल रहा है, वैसे जापान लुक एट इंडिया इस मूड में आगे बढ़ रहा है। जब वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे और एक्सेलेंसी मोदी जी यहां प्रधानमंत्री थे, तब से ये रिश्ता बड़ा सघन बना। मेरा भी सौभाग्य रहा, मैं पहले भी आया और मैंने हर बार देखा कि जापान जिस प्रकार की कार्य संस्कृति का आदी है, जापान जिस प्रकार के गवर्नेंस का आदी है, जापान जिस प्रकार से एफिशिएंसी और डिसिप्लिन को आत्मसात किया है, अगर उस एनवायरनमेंट को हम प्रोवाइड करते हैं तो जापान को भारत में भी अपनापन महसूस होगा। तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। 2007 में मैं यहां आया, जो बातें आपसे सीखा, समझा, देखी, उसको मैंने भली भांति वहां लागू किया था। 2012 में आया, मैंने दोबारा उसको और बारीकी से देखा, फिर उसको लागू किया और आज परिणाम ये हुआ कि जब मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपके बीच आया हूं, तब मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि अगर जापान के बाहर आपको कहीं पर नजर डालनी है तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इधर-उधर देखने की जरूरत है। अब एक ऐसी जगह है जो आपकी चिर परिचित है, सांस्कृतिक रूप से तो चिर परिचित है, लेकिन आप अपने आप को के विस्तार के लिए, अपने आप के ग्रो के लिए, आप जिस जगह की तलाश में हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, शायद भारत से बढ़कर के आपके अनुकूल और कोई जगह नहीं है। ये मैं विश्वास दिलाने आया हूं। मुझे अभी सरकार में सिर्फ 100 दिन हुए हैं। एक्सेलेंसी मोदी जी के साथ भी संबंध बहुत पुराना है और प्रधानमंत्री आबे जी के साथ भी बहुत पुराना संबंध है। और पिछले 3 दिनों में मैंने देखा है कि जापान का भारत के साथ जुड़ करके अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी संभावनाएं, उसमें हमारा विश्वास पक्का हो गया है। कल का हमारा जॉइंट स्टेटमेंट आपने देखा है। मैं समझता हूं किसी भी जापान के उद्योगकार के लिए भारत में आकर के कार्य प्रारंभ करना, इससे बड़ा स्ट्रांग कोई मैसेज नहीं हो सकता है। मेरी सरकार बनने के बाद मैंने एक विजन के रूप में लोगों के सामने रखा है, मेक इन इंडिया। मैं छोटा था तो कोई कहता था मेड इन जापान, तो हम लोगों का मन करता था, यार कुछ देखने की जरूरत नहीं, किस शहर में बना, किस कंपनी ने बनाया, ले लो। ये प्रतिष्ठा थी। हम मेक इन इंडिया कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको देना चाहते हैं कि आपकी जो वैश्विक मांग है आपके प्रोडक्ट की, उस वैश्विक मांग को अगर पूरा करना है तो आज जापान जो कि हाई कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की ओर चल पड़ा है, आपकी पूरी इकोनॉमी
हाई कॉस्ट एंड वाली बनती जा रही है और इसलिए आपके लिए बहुत अनिवार्य है कि लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाएं हो, ईज ऑफ बिजनेस का वातावरण हो, स्किल क्वालिटी मैन पावर अवेलेबल हो। तो मैं विश्वास से कहता हूं, जो 10 साल में मिरेकल आप जापान में रह करके आपकी कंपनी का करते हैं, आप वो मिरेकल 2 साल के भीतर भीतर हिंदुस्तान में कर सकते हैं। इतनी संभावनाओं का वो देश है। आप विश्व में अपने प्रोडक्ट को अगर पहुंचाना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव मार्केट है, अगर विश्व में आप अपनी प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हो तो इट्स ए गॉड गिफ्टेड लोकेशन है इंडिया का कि आप वहीं से, और हमारा बहुत ही वाइब्रेंट सी कोस्ट है, वहीं से आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट से लेकर के आगे कहीं पर भी जाना है, मैं समझता हूं इससे बढ़कर के कोई सुविधा नहीं होती है। जब सुजुकी मारुति उद्योग के संबंध में मुझे मिलने आते थे तो मैंने उनको एक हिसाब समझाया था। मैंने कहा, आप गुड़गांव में कार बनाते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं तो समुद्र तट पर जाने में आपकी कार को 9,000 रुपया खर्च लगता है, लेकिन अगर समुद्री तट पर आप गाड़ी बनाओगे तो हर कार पे आपको 9,000 बच जाएगा। तो उन्होंने कहा, मुझे तो ये व्यापारी किसी ने सिखाया नहीं। और वो एक बात ऐसी थी कि उनको निर्णय करने में क्लिक कर गई। मैं मानता हूं कि ऐसी सुविधा आज वहां पर है। पिछले दिनों में हमने इतने महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं, जैसे डिफेंस के सेक्टर में। एक समय था मेरे यहां इतने सारे रिस्ट्रिक्शन थे डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी डिफेंस के लिए अगर हमें जो ट्रक चाहिए तो भी डिफेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस में रिस्ट्रिक्शन पड़े हुए थे। हमने इन 100 दिन के अंदर अंदर करीब 55% ऐसी चीजों को उस सारी कानूनी व्यवस्था से बाहर निकाल दिया और हमने कहा कि आइए, ये सब आप जैसे जनरल कोई भी चीज प्रोडक्ट करते हैं आप कर सकते हैं और डिफेंस उसको परचेज करेगा। हमारा बहुत बड़ा मार्केट विद इन इंडिया है और हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप आते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप न सिर्फ भारत की आवश्यकता है, विश्व के अनेक छोटे छोटे देश हैं जिनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने का मैन्युफैक्चरिंग काम आप हिंदुस्तान की धरती पर कर सकते हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी, भारत की पहचान सॉफ्टवेयर में है। हमारे टैलेंट, हमारे नौजवान सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहचान बनाई है। आपने हार्डवेयर में अपनी ताकत बनाई है, लेकिन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना अधूरा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है, भारत जापान के बिना अधूरा है, जापान भारत के बिना अधूरा है। अगर हार्डवेयर इंडस्ट्री, भारत आपको निमंत्रण देता है, भारत के टैलेंट का सॉफ्टवेयर, आपकी बुद्धिमानी और मेहनत और बिजनेस एक्यूमेन के कारण तैयार हुआ हार्डवेयर, अगर ये मेलजोल हो जाए, आप विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा मिरेकल कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एक बड़ा नेटवर्क ऐसा है कि जो हार्डवेयर के दिशा में, और भारत अकेला, आज भारत का अपना इंपोर्ट इतना है, हमारा आज सबसे बड़ा इंपोर्ट पेट्रोलियम और ऑयल सेक्टर का है, लेकिन हमारा एक अनुमान है कि 2020 में हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का होने वाला है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है। क्या जापान का व्यापारी इंतजार करेगा? क्या इतना बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है? अगर आपका वहां लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, आपको एफिशिएंट गवर्नेंस की अनुभूति होती है, मुझे विश्वास से कहता हूं कि आपकी यहां स्थिति बदल जाएगी। आमतौर पर भारत की पहचान ये बन जाती है, भाई छोड़ो यार, वहां रेड टेप है, पता नहीं सरकारी कारोबार में कब गाड़ी चलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आज भारत में रेड टेप नहीं, रेड कारपेट है।
और ये रेड कारपेट आपका इंतजार कर रही है। हमने इतना ईज ऑफ बिजनेस के लिए इतने सारे नए रेगुलेशंस को लिबरल कर दिया है। और शायद विश्व में इतनी तेज गति से लिबरलाइज मूड में सारे हमारे पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस में परिवर्तन लाने का किसी एक सरकार ने काम किया हो तो आज हिंदुस्तान की सरकार है। और आखिरकार व्यापारी को, उद्योगकार को, इन्वेस्टर को एक सिक्योरिटी चाहिए, उसको एक प्रॉपर ग्रो करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए। आज भारत किसी को भी आकर के ग्रो करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट के लिए बहुत तेज गति से आगे चल रहा है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, अब कभी जो भी आज भारत में हमारे साथ काम करते हैं और जिन्होंने गुजरात में मेरे साथ काम किया है, यहाँ कई उद्योगकार हैं जो उन्होंने मेरे साथ काम किया है, जिस गति से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए व्यवस्थाएं करते हैं, जिस गति से हम निर्णय करते हैं, मैं नहीं मानता हूं कि आज किसी भी उद्योगकार को उसके लिए कोई कठिनाई हो सकती है। आप कल्पना कर सकते हैं, हिंदुस्तान के आज 50 से अधिक छोटे शहर ऐसे हैं कि जो मेट्रो रेल के लिए कतार में खड़े हैं। 50 शहरों में मेट्रो ट्रेन लगना यानी इस फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए किसी एक देश में इतना बड़ा बिजनेस कभी सोचा है आपने? इतना बड़ा बिजनेस अवेलेबल है, आप कितना सारा काम वहां पर कर सकते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, और खास करके हम एसएमईज को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम इनवाइट करना चाहते हैं ताकि जॉब क्रिएशन भी हो, मास स्केल पर प्रोडक्शन भी हो और एक ऐसी कंपटीशन हेल्दी हो जिसके कारण क्वालिटी प्रोडक्शन पर बल मिले। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूं कि आप आइए, और कल भी मैंने एक जगह पे कहा था 21वीं सदी एशिया की सदी है। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विश्व की आर्थिक गतिविधि का केंद्र ये बनने वाला है। विश्व की आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनने वाला है तो कहां बनेगा? मैं देख रहा हूं आज विश्व के लोगों को 3 बातों के लिए शायद कोई एक जगह पर अपॉर्चुनिटी हो, वैसी विश्व में कोई जगह नहीं है। एक स्थान पर 3 अपॉर्चुनिटी। एक, डेमोक्रेसी, दूसरा डेमोग्राफी, तीसरा डिमांड। ये एक ही जगह ऐसी है जहां डेमोक्रेसी है, जहां पर डिमांड है और जहां पर 65% पॉपुलेशन बिलो 35 एज ग्रुप की है। डेमोग्राफिक डिवीजन, तीनों जगह बातें एक स्थान पर, वैसी विश्व में एक भी जगह नहीं है। और डेमोक्रेसी सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड जस्टिस की गारंटी देती है। और आखिरकार बाहर के व्यक्ति को ये चीजें चाहिए जो हम प्रोवाइड करते हैं। उसी प्रकार से किसी भी उद्योगकार को, मैन्युफैक्चरर को यंग ब्रेन चाहिए, यंग माइंड चाहिए, यंग पॉपुलेशन चाहिए, उत्साह उमंग से भरी हुई जवानी। अगर उसके हाथ में स्किल हो तो मिरेकल कर देते हैं। भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है। और डिमांड, आप कल्पना कर सकते हैं 125 करोड़ देशवासी, कितना बड़ा मार्केट है। अकेले हिंदुस्तान के मार्केट को आप सर्व करें तो भी आज जहां है वहां से अनेक गुना आपकी कंपनी ग्रो कर जाएगी। तो एक ऐसी सरकार आई है जो विकास के मुद्दे पर काम कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। और हमारे 100 दिन का रिकॉर्ड देखिए आप। सिर्फ 100 दिन में
हमारा जो जीडीपी था वो 4.4, 4.5, 4.6 पर लुढ़क रहा था। पिछले 2.5-3 साल में जो हमने अचीव नहीं किया था वो हमने 100 दिन में कर दिया और 5.7% के जीडीपी हमारा हमने अचीव कर लिया। ये बताता है कि हमारे जो निर्णय है, हमारी जो पॉलिसीज है, ईज ऑफ बिजनेस की हमारी जो सोच है, उसके कारण ये परिणाम मिल रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे निमंत्रण कर देता हूं कि आप आइए, हम सब मिलकर के एशिया को पीस और प्रोग्रेस की गारंटी के लिए जापान और भारत को कंधे से कंधा मिला करके जितना आगे बढ़ने की जरूरत है, उसी प्रकार से हमने एशिया के समृद्धि के लिए भारत जैसे देश की समृद्धि की दिशा में मिलकर के प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आप भारत आइए, अपना नसीब आजमाइए, अपना कौशल्य आजमाइए। भारत पूरी तरह आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। मुझे दोबारा एक बार यहाँ आने का मौका मिला। बार बार मैं जेट्रो में आता हूँ। अब तो मैं जब गुजरात में था तो एक जेट्रो का ऑफिस भी मेरे यहाँ तो मैंने खोल दिया था, और हमारे कुछ मित्र हैं वो तो अब गुजराती बोलना भी सीख गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि बहुत तेजी से, और मैं बारीक बारीक चीजों की केयर करने वाला इंसान हूं। मैं जानता हूं कि ईज ऑफ बिजनेस के लिए जितनी छोटी चीजें हैं, अगर 2 चीजें आप भी ध्यान में लाएंगे तो हम तुरंत उसको करने के पक्ष में रहते हैं। और इसलिए मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। फिर से एक बार आपने मुझे बुलाया और इतनी बड़ी संख्या में आपका आना ये बताता है कि आपका हिंदुस्तान के प्रति कितना विश्वास बढ़ा है, आपके हिंदुस्तान के प्रति रुचि कितनी बढ़ी है। और हिंदुस्तान और जापान मिलकर के एक नया इतिहास आर्थिक विकास के क्षेत्र में निर्माण कर सकते हैं। इस पूरे विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।